हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का वेलकम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। आज हम आप लोगों को क्लास 10 बिहार बोर्ड इकोनॉमिक्स एम सी क्यूज़ क्वेश्चंस चैप्टर 1 हिंदी मीडियम का हम पढ़ेंगे। आज आप लोगों को क्या कहते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10 इकोनॉमिक्स एम सी क्यूज़ क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर 1 का पढ़ेंगे हिंदी मीडियम का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें तमाम क्वेश्चंस आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। यानी अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का, यानी इसके विकास का इतिहास, यानी चैप्टर नंबर 1 जो है यही है, कहना अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। क्या है इतिहास, इसके बारे में हम जानेंगे। यानी इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तमाम वीवीआई क्वेश्चन को हम इस चैप्टर के माध्यम से आपको, इस वीडियो के माध्यम से आपको तैयारी कराएंगे। बिल्कुल आसान है, सटीक है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। एग्ज़ाम में अगर आपका आ जाए तो आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा, तमाम ऑब्जेक्टिव आपका हल हो जाएगा। बिल्कुल हलवा लगेगा, हलवा। तो साथियों, इस लेटेस्ट वीडियो में जो भी साथी नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक फटाफट शेयर कीजिए। जो पुराने साथी हैं तो वो हमारे इस वीडियोस को शेयर कर दीजिए दोस्तों तक, ताकि उसकी भी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम। चैप्टर 1 में है, कहता है पहला क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, तो वह देश विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इज राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, और ये बीमारू राज्य भी कहलाता है, बिहार राज्य, याद रखेंगे। अगला तीसरा नंबर में है, कहता है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित यानी मिला हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी भारत है। ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला। 4 नंबर में है, भारत की अर्थव्यवस्था यानी भारत की आर्थिक व्यवस्था है, क्या है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। 5 नंबर में कह रहा है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ये याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर में कह रहे हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, ये पूछता है। तो कहता है कि 18 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, 1950। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको ये बता दें कि योजना आयोग का अध्यक्ष, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको साथियों बताते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और योजना आयोग को अभी नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया है। कौन सा आयोग, नीति आयोग अभी रख दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग, ये चीज़ आपको याद रखना है। योजना आयोग का नया नाम क्या है साथियों, तो योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग, ये आपको याद रखना है, नीति आयोग, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। मुख्य स्रोत की बात करें तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 8वां नंबर में साथियों कहता है अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, तो कहता है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 9 नंबर में कहता है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2012 में, 2014 में, 2015 या 16 में, तो कहता है कि 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति क्या है, तो कहते हैं मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि में अगर जनसंख्या ज़्यादा अगर है तो आर्थिक विकास क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। जितनी ज़्यादा जनसंख्या कम रहे, जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा विकास होगा, और जितना ज़्यादा होगा उतना कम विकास होगा। 11 नंबर में साथियों आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 12 नंबर में कह रहा है साथियों आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, तो क्या है, तकनीकी विकास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 13 नंबर में कह रहा था किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को, विद्युत को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर में कह रहा है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहलाता है, तो कहता है कि सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहलाता है। सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक, और इस क्वेश्चन में हम बताएं कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और विद्युत क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। कौन था, विद्युत क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कहते हैं स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तो भारत का अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान था।
और अभी उद्योग प्रधान भी हो चुका है। अगला है, किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो कहता है कि प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य की स्थिति पर, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी उपयुक्त सभी स्थिति पर। अगला प्रश्न है 17 नंबर में कह रहा साथियों कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका का। आपने पढ़ा होगा कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, श्रीलंका का सबसे अधिक आय है। 18 नंबर में है साथियों, कहता है कि यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आबादी बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय कम होगा। आबादी घटेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। अगला है, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो कहता है अंग्रेजों ने। हाँ, तो साथियों क्या कह रहे हैं कि फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। अगला है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, प्रथम और वर्तमान पूछता है। तो इसमें कहा जाता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 था। कितना था? 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अगला है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? ये क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है साथियों, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। कृषि यानी खेती बाड़ी बिहार का मुख्य साधन है जीवन यापन का। अगला है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, तो क्या है? लोक कल्याण पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 23 नंबर में कह रहा है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी, जो 1956 तक चली थी। अगला है, 24 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में राष्ट्र परिषद विकास का गठन हुआ था। अगला बैंक उदाहरण है किसका? तृतीयक सेवा क्षेत्र का उदाहरण है बैंक। बैंक का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने पैसा को जमा करते हैं, निकालते हैं, तो ये तीसरा साधन है ये। अगला है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? इसमें तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, समाजवादी। आंसर नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 27 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका विकसित देश है और हमारा भारत विकासशील है, यानी विकास की प्रगति पर है, और अमेरिका जैसे देश विकास कर चुका है। 28 नंबर में कह रहे हैं, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो साथ ही 100 दिन का। ऑप्शन नंबर ए राइट है, और ये क्वेश्चन याद रखना है, ये VVI है। अगला प्रश्न है, नरेगा का एक कार्यक्रम है, क्या है? राष्ट्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का, विश्व स्तर का, ये इनमें से कोई नहीं। तो नरेगा एक राष्ट्रीय स्तर का है, पूरे भारत में चलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? SD जिसको कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास का एक उद्देश्य ये है कि अपने लिए और आने वाले संतति के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, अपने लिए भी और आने वाले लोगों के लिए भी सोचना है कि विकास कैसे बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्लास्टिक मुद्रा है, प्लास्टिक का मुद्रा है क्या है? चेक, ATM, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टिक का जो मुद्रा है वो ATM है, ये याद रखिएगा। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये पूछता है एग्जाम में। अगला प्रश्न साथियों, कहते जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रथम स्थान में है उत्तर प्रदेश, सेकंड में है बंगाल, तीसरा नंबर में कह रहे सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, दूसरे स्थान पर है बिहार सब्जी उत्पादन में। अगला प्रश्न, बिहार में किसकी प्रधानता है? किसकी प्रधानता है? तो कृषि की प्रधानता है बिहार में, सबसे अधिक कृषि होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? तो जनसंख्या में अधिक वृद्धि, कृषि पर अधिक भार, सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट है। लेकिन इन तमाम में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक है बाढ़ प्रभावित एरिया है हमारा बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार में विभाजन के बाद कौन सा उद्योग रह गया? लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, चीनी उद्योग रह गया था, लेकिन वो भी चीनी उद्योग कमील अभी बंद है, अफसोस की बात है। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सबसे बड़ी बाधा बाढ़ है। हमने आपको पहले भी बताया कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक बाढ़ है। अगला प्रश्न है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का कौन सा उपाय है? जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास, उद्योगों का विकास, उपयुक्त सभी कृषि पर निर्भर है, उपर्युक्त सभी पर निर्भर है। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट है, उपर्युक्त सभी।
कह रहा है कि बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए काम करते हैं? 70%, 80%, 85, 90? तो कितना? 80% लोग बिहार में यानी जीविकोपार्जन के लिए काम करते हैं। भारत के संदर्भ में आज़ादी के बाद प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रहा, बढ़ता गया, घटता गया, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं? तो क्या गया? घटता गया आज़ादी के बाद। 41 नंबर में है अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। 42 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल है, हमारा देश भारत। हमारा देश भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो निम्न में आपको पहले बताया कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र जो है वो आपका द्वितीय क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र ये जो तृतीय क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? सामान्य सेवा क्षेत्र को तो 2 क्षेत्रों में बांटा गया, सामान्यतः 2 क्षेत्रों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है 45 नंबर में कह रहा है कि साथियों भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो कौन सा? तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, सर्वाधिक योगदान है। अगला है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, ब्राउन क्रेन्स का ये कथन है। 47 नंबर में श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का है क्या कहता है कि ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र से, प्राथमिक। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? भारत का तो कौन सा? तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 49 नंबर में कह रहे हैं शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना क्या है? अनार्थिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 50 नंबर में है इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है? तो कहता है काला बाजारी, क्या ये अर्थव्यवस्था का में योगदान नहीं होता है? कृषि योगदान होता है, उद्योग और बैंकिंग ये सब अर्थव्यवस्था में योगदान होता है और काला बाजारी ये बहुत बड़ा जुर्म है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो कौन सा क्षेत्र है? कहते कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या सेवा क्षेत्र या ए एवं बी दोनों? नहीं, बल्कि क्या सेवा क्षेत्र है, सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए बी सी राइट है। इनमें आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो क्या है? बैंकिंग प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये तृतीय क्षेत्र से। 53 नंबर में कह रहा है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया है? आपको मैंने पहले ही बताया कि योजना आयोग का नाम नीति आयोग रखा गया है। ये नीति आयोग रखने का कार्य 2014 में हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो तभी ने उसने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा था। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आपको ये भी पूछ सकता है कि किसी कार्यकाल में कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नीति आयोग रखा गया था योजना आयोग को बदल करके? तो बता देंगे नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। चलिए अगला है नीति यानी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मैंने पहले ही बताया योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में नीति यानी योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी नहीं, नीति आयोग जी सही बोले कि नीति आयोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो यानी नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 में। और नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे और वो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रखा था। एक क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन को सीख लेते हैं, यही है आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ने का फ़ायदा कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आप कई क्वेश्चन को आसानी से सीख लेते हैं और याद हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? भारत में तो कहता है कि नीति आयोग। कौन बनाता है? नीति आयोग। यहाँ योजना आयोग भी दिया साथियों, इसलिए उसको भूल जाना क्योंकि योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रखा है, इसलिए अब नीति आयोग को ही याद रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं करना है। यहाँ भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो नियोजन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 58 नंबर में कह रहा है आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है, वो कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय एक उचित सूचकांक है। 60 नंबर में है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी प्रधानमंत्री। भारत के जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही उसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? किसके बाद? तो कंप्यूटर के आने के बाद। कंप्यूटर जिसको हिंदी में हम लोग संगणक कहते हैं, क्या कहते हैं? संगणक। याद रखना है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ये पूछ सकता है, आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है।
समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है। ये बिल्कुल सही है या गलत? समाज के सभी वर्गों का क्या होता है? समावेशी विकास का मतलब साथियों आप यहाँ जान लीजिए, समावेशी विकास होता है, समावेशी पोषण होता है, समावेशी शिक्षा होता है। समावेशी शिक्षा, समावेशी विकास मतलब हर घर में विकास हो, यानी चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या अनपढ़ हो, जाहिल हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, सभी के लिए एक जैसा विकास, उसको कहते हैं समावेशी विकास। समाज के सभी वर्गों का विकास, इसको याद रखना है। चलिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। 12वीं पंचवर्षीय की योजना था 2012 से लेके 2017 तक। तो साथियों अभी आप लोगों को बता देते हैं कि अभी जो पंचवर्षीय योजना चल रहा है, ये 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 2012 से लेके 2017 तक, ऑप्शन नंबर सी। और वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो कहता है कि प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 12वीं अभी हमने बताया, अब 11वीं की बात कर रहे हैं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 2007 से 2012, और अगला था 2012 से 2017। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेके 2012, और 13वीं पंचवर्षीय योजना 2013 से 2017, और अभी 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है। 11वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद 13वीं। अगला है 66 नंबर में, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ था, विकास परिषद का गठन 1952 में। सी नंबर राइट आंसर। निम्न में कौन बीमारू राज्य है? ये हमने आपको पहले ही बताया कि बिहार बीमारू राज्य है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य आपको बता देते हैं कि बिहार भी है, बिहार है इनमें से बीमारू राज्य। यहाँ मिस्टेक हो चुका है, यह बीमारू राज्य इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है कि उड़ीसा भी है, बिहार और मध्य प्रदेश। अगर पूछेगा कि इनमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है, तो आपको कर्नाटक दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आप उसको टिक मारिएगा कि ये नहीं है कर्नाटका। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा है, कर्नाटक बीमारू राज्य के अंदर में नहीं आता है। ऑप्शन में जब पूछेगा कि कौन राज्य नहीं है, तो कर्नाटक कौन है, तो बिहार, ये यही रहेगा आपका। चलिए, अगला 68 नंबर में कह रहा है कि बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है? मानव विकास को तो कौन जन आंदोलन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए उद्योग आधारभूत संरचना नहीं है। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी? प्रथम मानव विकास की बात करें तो महबूब उल हक के द्वारा। और ये महबूब उल हक कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे, इसको भी याद रखना है। कहाँ के थे साथियों? पाकिस्तान के थे ये महबूब उल हक। 71 नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन नंबर ए यानी 126वें स्थान पर है। देखिए साथियों 126वें स्थान पर हैं हम, सोच ले कितना नीचे जा चुके हैं। 72 नंबर का प्रश्न है कि पहला मानव विकास सूचकांक की किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो महबूब उल हक ने किया था, हमने आपको पहले ही बताया था। मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है मानव विकास के मामले में, तो क्या है? केरल है। कौन है सर्वोत्तम? कौन है? केरल है मानव विकास के मामले में। अगला 74 नंबर में है, 74 नंबर अगर भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ था, कौन सा साल हुआ था? तो 2002 ईस्वी में हुआ था। 75 नंबर में कह रहा है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? तो 28,000 रुपया प्रति वर्ष है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितना है? 28,000 प्रति व्यक्ति। जो कुछ भी नहीं कमाता उसके भी हिस्से में 28,000 रुपया आ रहा है, लेकिन यहाँ 28 करोड़ रुपया प्रति व्यक्ति आया है, किसी को 28 रुपया भी नहीं है। 75 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो ऑप्शन नंबर सी यातायात आधारभूत संरचना का घटक है। 76 नंबर में कह रहा है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो किसने कहा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, जो आप जिसको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, जिसका निधन 2014 ईस्वी में हुआ था। और उस साल हमारे भारत देश को बहुत बड़ी क्षति हुई थी APJ अब्दुल कलाम के तौर पर, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिसने मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, और उसने भारत में एक मिसाइल दे करके गए थे, और मिसाइल कायम करके भी गए थे। अगला प्रश्न है बिहार में, अगला कह रहा है साथियों बिहार में किसकी प्रधानता है? उद्योग, पशुपालन, खनिज, कृषि। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, कृषि की प्रधानता है बिहार में। 78 नंबर में कह रहा है भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार
कितनी है? तो 121.02 करोड़, कितना है? 125 करोड़ के आसपास है, यानी 121.02 करोड़ भारत की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब 2023 में जनगणना होने वाला है, देखिए कितना होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? वर्तमान समय की बात कर रहे हैं तो बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो 73.39% बिहार की साक्षरता दर है। अगला है, बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? पैसे कमाने का मुख्य आधार क्या है? वो कृषि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 81 नंबर में कह रहा है, बिहार की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितना है? तो 10,38,04,637 है, यानी लगभग 11 करोड़, है ना, लगभग 11 करोड़। तो 2011 अभी कितना हो जाएगा? सीधे हमको लगता है 20 करोड़ से कम नहीं होगा। अगला है, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा क्या है? तो वो सबसे बड़ी बाधा बाढ़ है। विकास के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? केरल, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, गुजरात है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? 2011 के अनुसार कहता है 63.82%। आपको क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान या 2011, तो उसको याद रखना है। 2011 के अनुसार अगर पूछेंगे तो आपको उसका जवाब देना है कितना, कि 63.82 है। और अगर पूछेंगे 2000 वर्तमान, तो आपको लगभग 73 पॉइंट कुछ बताया हम आपको ऊपर में। चलिए अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? किसने कहा था? तो कुजनेठ ने कहा था। कुजनेठ ने कहा था कि गरीबी कैंसर के रोग की तरह है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने बिहार का वर्तमान विकास दर कितना माना है? तो कितना? 11.3% मात्र माना है। बताइए कितना पीछे हुए हम लोग। 87 नंबर में करें, कृषि जनित उद्योगों के विकास से किस राज्य का विकास किया जाता है? तो इससे किसका किया जाता है? तो बिहार का। बिहार कृषि जनित उद्योगों के विकास से किस राज्य का विकास किया जाता है? तो बिहार राज्य का। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है 88 नंबर में, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है साथियों? तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ इंसान के लिए ज़रूरी है। इंसान के जीवन यापन के लिए 3 चीज़ अति महत्वपूर्ण है, रोटी, कपड़ा, मकान। ये 3 चीज़ रह जाएंगे तो किसी तरह भी वो अपने जीवन यापन को गुजार सकता है। तो साथियों, हमारे इस वीडियो को ज़रूर आप अब तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, जिससे हमें खुशी होगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन इनमें से गलत लगता है या कोई क्वेश्चन हम मिस्टेक से गलत बता देते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। साथियों 89 नंबर में कह रहे हैं कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? तो कहते हैं 2100 कैलोरी, लेकिन आम इंसान को कैलोरी की कितनी होनी चाहिए पर डे? यानी 2500 या 2400 कैलोरी ऊर्जा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 2100 की बात कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अब यहाँ आप बताइए कि शहरी लोगों के लिए 2100 और ग्रामीण लोगों के लिए 2400 क्यों? ग्रामीण एरिया में लोग काम करने वाले होते हैं, खेती बाड़ी कृषि कार्य करते हैं, इसलिए उसको अधिक कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, उसको थकावट काम करने में ज़्यादा होती है, इसलिए 2400 कैलोरी होनी चाहिए। तो 91 नंबर में साथियों कह रहा है, नरेगा में मजदूरों को वर्ष में कितने दिनों की काम की गारंटी दी गई है? तो 100 दिन की। ये 100 दिन गरीब लोगों को, यानी जो बेरोजगार मजदूर है उसको 100 दिन बिना काम किए हुए मजदूरी देने की गारंटी है। सरकार देते हैं इसको, और वैसे लोगों को देते हैं जिसका श्रमिक कार्ड बना हुआ है, तो वैसे लोगों को दिया जाता है। तो साथियों, आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और जो साथी अब तक वीडियो को लाइक नहीं कीजिए तो फटाफट लाइक कर दीजिए साथियों, ताकि हमें खुशी होगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपको अगर यदि कोई क्वेश्चन गलत लगा या सही लगा तो आप ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और जो साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और साथियों तक शेयर कर दीजिए फटाफट। तो आप तमाम साथी इससे पहले वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। वह तमाम वीडियो प्ले लिस्ट में अपलोड है। तो आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।